हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितुस कॉन्सेप्ट हब। लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करी थी और हमने बताया था कि किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, इवन जेनेटिक डिफिशियंसी और जेनेटिक डिफेक्ट वगैरह रहते हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब आप इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो तो ये कह सकते हो आप कि ये फर्स्ट डिफेंस सिस्टम होता है जो किसी भी तरह के माइक्रोब से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं वो जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारा जो पूरी बॉडी है या फिर इम्यून सिस्टम है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके उन फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का काम करता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर है? तो इसमें हमारे जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या फिर लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड। ह्यूमन इम्यून सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ सेल, tissues, organ that functions together to defend us against infectious microbes. It could be virus, bacteria, fungi, anything. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सेल है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, ये सारे अलग अलग आपस में मिलके टुगेदर एक साथ मिलते हैं और हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं किसी भी इंफेक्शियस माइक्रोब से। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यून सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करके जब उसको रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स एनी फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आ रहा है उसके अगेंस्ट में, इट इज नोन एज इम्यून रिस्पॉन्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड द वेरियस लिम्फेटिक ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूट द कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करिए या फिर अदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स की बात कीजिए, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, आज जब आप कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करेंगे बेटा, तो देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। जब सबसे पहले हम आपकी बुक में यहाँ पे देखिए कंपोनेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। द इम्यून सिस्टम forms the first line of defense against foreign particles which seeks entry into our body or inside our body। देखिए इम्यून सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। देखिए आपके एयर में या इवन सरफेस पे जो आप टच कर रहे हो, इवन ऑन आपके हाथों पे भी ढेर सारे माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो जो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में अंदर एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो फर्स्ट लाइन बनाएगा और वो उन फॉरेन पार्टिकल्स को जो हमारी बॉडी में अंदर एंटर करना चाह रहे हैं उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी स्किन की बात करें, ये स्किन क्या है? फर्स्ट बैरियर है जो कि माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को, जो या बाहर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उनको हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका सबसे पहला बैरियर होता है, डिफेंस बैरियर होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। स्किन इज द फर्स्ट बैरियर ऑफ द इम्यून सिस्टम विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और पैथोजेंस। ठीक है, तो स्किन क्या है? हमारी फर्स्ट बैरियर है हमारे इम्यून सिस्टम का, जो क्या कर रही है? हमारी बॉडी में माइक्रोब्स की एंट्री को रोक रही है। इवन हमारी बॉडी के जो ब्लड सेल्स होती हैं उनमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो इस काम को करेंगी। ठीक है, मींस क्या होगा? हमारी बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइजिंग करने का काम करेंगे, उन पैथोजेंस को किल करने का काम करेंगे। ठीक है, उनमें सबसे पहले आते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जब मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में बताया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो आपका ब्लड है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, और आपका प्लाज्मा, ये सारी चीजें मिलती है। उसी में आपका जो व्हाइट ब्लड सेल रहते हैं जो आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम देने का काम कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। अपॉन गेनिंग एंट्री इनसाइड अ लिविंग बॉडी द पैथोजेंस आर encountered with various blood cells which specializes in neutralizing and killing pathogens। Clear? ठीक है,
क्या कर रहे हैं बेटा, ये पैथोजन क्या होते हैं, वेरियस ब्लड सेल से एनकाउंटर्ड होते हैं, मिलते हैं उनसे, ठीक है, और ये पैथोजेंस क्या कर रहे होते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहे होते हैं और किल करने का काम कर रहे होते हैं। दीज आर डिस्कस बिलो इन डिटेल। देखिए फर्स्ट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए लिम्फोसाइटिक, मोनोसाइटिस, मैक्रोफेजेस, ठीक है, आपके न्यूट्रोफिल्स एंड एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये आपकी सारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करती है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी इन्फेक्शियस और डिजीज कॉजिंग फॉरेन इन्वेडर्स हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये उनको किल करने का काम करती है या फिर उनकी फंक्शनिंग को नल एंड वॉइड करने का काम करते हैं। देखिए आपकी बॉडी में, बुक में क्या लिखा हुआ है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये आपके क्या है, सारी व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। स्पेशली होती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जो एजेंट्स को काम मारने का काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में काम देती हैं, ठीक है, एंड अगेंस्ट इंफेक्शियस डिजीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्गन। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन, द थाइमस एंड बोन मैरो, जो आपके लिम्फॉइड्स के जो ऑर्गन होते हैं उनकी डेवलपमेंट में बेसिकली आपके लिम्फेटिक सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है, और ये आपके स्प्लीन हुआ, टॉन्सिल्स हुआ या लिम्फ वेसल्स हुए या लिम्फ नोड हुए, ये आपके सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो थाइमस एंड बोन मैरो है, ये आपके प्राइमरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, स्प्लीन, टॉन्सिल, लिम्फ वेसल, ठीक है, लिम्फ नोड, ये आपके सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में देखिए, थाइमस, बोन मैरो आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर एज द development of lymphocytes takes place, whereas spleen, tonsil, lymph vessels and lymph node are the secondary lymphoid organs where immune system are initiated, जहाँ पे इम्यून सिस्टम इनिशिएट किया जाता है। देखिए मैंने जब आपको बोन्स के बारे में बताया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है बोन्स में, दैट इज नोन एज बोन मैरो, और बोन मैरो जो रहता है वो ब्लड वेसल, जो आपके इवन ये WBCs है, इनके प्रोडक्शन में इवन आपका जो ब्लड फॉर्मेशन होता है वो यहीं पे होता है, आपको पता होगा ना, ठीक है। चलिए वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, पहले आपकी बुक में देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। Our immune system must be able to differentiate self from the non-self. It does not so by the detecting the certain molecules like protein that are found on the surface of the cell. It guides itself to ignore its own self proteins at the early stage, and the immunogen is a substance that can initiate an immune response. In many cases, an immunogen is a bacterium, fungus, virus or toxin. देखिए कहने का मतलब क्या है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, ये सबसे पहले डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा तो उनकी बॉडी का है, मींस बॉडी का पार्ट है और कौन सा नहीं है। बेसिकली वो प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्टेन प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इवन आपके फंगस पे, बैक्टीरिया पे, वायरस पे, ठीक है, इन सब के ऊपर भी एक प्रोटीन रहता है, ठीक है। अगर वो प्रोटीन बॉडी का ही है, सेल्फ का है, तो वो उसको इग्नोर कर देगा, और इनकेस अगर वो इन्वेडर है तो जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, किल करने का काम करेगा, ठीक है। और एक चीज और देखिए, जो इम्यूनोजन होता है कई कंडीशन में, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके लिम्फोटिक सिस्टम के
पार्ट दे रखे हैं। वैसे लिम्फेटिक सिस्टम आप वैसे 10th क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। देखिए, जब आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हो तो जो आपका ब्लड वेसल्स रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने देखा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम न्यूट्रिएंट को डिफरेंट डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का भी काम करता है और वहां से वेस्ट वगैरह को जनरेट करने का भी काम करता है। लेकिन उसमें अगर कोई फॉरेन इन्वेडर है या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी तरीके से उसमें प्रेजेंट होता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, उसको उससे ब्लड से निकाल के उसको वहां पे किल करने का काम कर रहा होता है। इसमें आपके जो लिम्फ नोड होते हैं या जो आपका पूरा सिस्टम होता है, उसमें उसकी जो वेन्स होती हैं उनमें व्हाइटिश लिक्विड फिल्ड रहता है जिसमें आपकी WBCs प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और जो आपके मूव करके वेन्स के थ्रू मूव करते हैं वो लिम्फ नोड में, ये देख रहे हैं, ये जहां पे ये आपको ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये लिम्फ नोड है और ये यहाँ जाके इकट्ठा होता है और ये WBCs, ठीक है, जो लिम्फोटिक जूस है एक तरीके से, ये उस इन्वेडर को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वही किल कर दे। ठीक है, और फिर से वापस जाके जो ये पार्ट होता है जो आपका ब्लड से सीक्रेट हुआ है, जो व्हाइटिश पार्ट या प्लाज्मा वाला पार्ट, ये वापस से ब्लड में मिला दिया जाता है। इस तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो जो फॉरेन इन्वेडर है उनसे आपकी बॉडी को सेव करता है। आई होप इट इज क्लियर। ह्यूमन डिजीजेस, देखिए, ड्यूरेशन के बेसिस पे और उनको कॉज किसने किया है इसके बेसिस पे जो आपकी डिजीज है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। ठीक है, देखिए, यूजुअली अगर जब आप डिजीज की बात करते हो तो ऑर्गन सिस्टम किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करा, या फिर आप देखते हो कि किसी भी टाइप की कोई डिजीज होती है, आपको पता कैसे चलता है कि बॉडी में कोई डिजीज हुई है? आपको अनकंफर्टेबल होने लगेगा, कई बार आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स आने लगेंगे, कुछ सर्टेन साइंस आने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, आपको डिजीनेस आने लगी, ठीक है, चक्कर आने लगे, आपका सर घूमने लगा, तो इस कंडीशन में आप क्या कहते हो? आपको फीवर हुआ है। फीवर कई कंडीशन की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई भी वायरस ने अटैक किया, ठीक है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी का टेम्परेचर को, जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज फीवर। ठीक है, इवन कोल्ड वगैरह में देखते हो स्नीजिंग होने लगती है। ठीक है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें भी म्यूकस ज्यादा बनने लगता है। तो कई तरह के सिस्टम रहते हैं और डिजीजेस रहते हैं। आपकी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए अब आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरेशन एंड कॉजेस के बेसिस पे, ड्यूरेशन एंड कॉजेस के बेसिस पे ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए, दो बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। जब आप ड्यूरेशन के बेसिस पे बात करते हो तो ये आपकी एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है। एक्यूट मतलब जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रही है, ऐसी डिजीज जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रही है, इस टाइप की जो डिजीज होती है उनको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। वहीं हम जब आप क्रोनिक डिजीज की बात कर रहे हो जो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए बॉडी में रहती हैं या बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं, इस टाइप की जो डिजीज होती है उसको आप क्रोनिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, एक्यूट डिजीज का एग्जांपल जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज कॉमन कोल्ड। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूट डिजीज। वेदर वी टॉक अबाउट डायबिटिक, इट इज अ क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज। ठीक है, जब आप कॉजेस के बेसिस पे बात करते हो तो ये भी फर्दर 2 टाइप, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जब आप इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल के थ्रू हो सकती है, वो फंगस के थ्रू हो सकती है, वो प्रोटोजोआंस के थ्रू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो किसके थ्रू हो रही है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। और ये याद रखिएगा, जब कभी भी आप इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हो, definitely you are talking about disease which are caused by the microorganisms. I think it is clear. When we talk about non-infectious disease, ऐसी डिजीज जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रही है, ठीक है, ये डिजीज किसी अदर फैक्टर की वजह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई जेनेटिक डिजीज है जो हमें पेरेंट्स से मिली है, it is not infectious disease, it is not caused by any microorganism। or when we talk about obesity, ठीक है, और even we get any type of you can say that deposition of any other nutrient in our body, ठीक है, और deficiency disease, ठीक है, these are not infectious disease or these are not caused by microorganism। क्लियर? ठीक है,
जेनेटिक डिजीज की बात करें तो कैंसर हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, ये सारी ऐसी डिजीज हैं जो genetic हो सकती है. When we talk about type of disease, according to the duration of disease, they can be divided into two phases. It is acute and chronic. And acute disease is one of which the symptoms appear suddenly. Acute कैसी होती है? उसके symptoms suddenly appear हो सकते हैं और बहुत बहुत कम ड्यूरेशन में, वो बहुत ज्यादा वर्स कंडीशन में भी हो सकते हैं, ठीक है. और वो कुछ टाइम के बाद जब आप उनको क्योर करते हो, हील करते हो, जब आपकी बॉडी हील करने लगती है तो क्या होता है, वो एकदम से डिसअपियर भी हो जाते हैं, ठीक है. जबकि जो क्रोनिक डिजीज होती है बेटा, उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो धीरे धीरे, उनके डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है. और बहुत लंबे टाइम के बाद आपको जल्दी से पता भी नहीं चलता है, ठीक है. और वो बहुत लंबे टाइम तक होने की वजह से आपकी बॉडी को एडवर्सली इम्पैक्ट भी करती है और बहुत वर्सन कंडीशन में भी कई बार ये पहुंच जाती है, ठीक है. एग्जाम्पल क्रोनिक बैक पेन, धीरे धीरे अगर आप उसको अच्छे से इलाज नहीं करवाओगे तो ये बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है. एक्यूट डिजीजेस की बात करें, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और अधिकतर ये कुछ दिनों के लिए हो जाते हैं, 1 वीक लग सकते हैं, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाता है, ठीक है. सॉरी, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो सडनली ऑनसेट होता है उनका, मीन सडनली आपको दिखाई देने लगते हैं और बहुत ही कम टाइम पीरियड में वर्स कंडीशन में भी पहुंच जाते हैं, ठीक है. विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ इफ ट्रीटेड इन टाइम. अगर ये टाइम से ट्रीट की गई तो हमारी बॉडी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते. कैन बी क्योर्ड, इजीली क्योर किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल इज कॉमन. क्रोनिक डिजीज की बात करें, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए रहती है, कई बार तो ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है. धीरे धीरे डेवलप होता है और टाइम के साथ साथ वर्स कंडीशन में जाने, नॉर्मल हेल्थ को हमारे को इम्पैक्ट करती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कई बार टायर्डनेस होने लगती है, थकान होने लगती है, वेट लॉस होने लगता है, सॉरी, ठीक है. और अगर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मान लीजिए वो वर्स कंडीशन में हो जाए या केयर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करवाना, ठीक है. एग्जाम्पल इज डायबिटीज. देखिए, जब आपने ये देखा था कि वो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज की गई है या नहीं की गई है, इसके बेसिस पे जो डिजीज होती हैं वो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है. इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो पैथोजेंस के थ्रू कॉज होती है, ठीक है. स्पेशली वो किसके थ्रू कॉज होती है, पैथोजेंस के थ्रू. इट कुड बी फंगस, इट कुड बी वायरस, इट कुड बी प्रोटोजोआ, एनीथिंग, ठीक है. बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इसके एग्जाम्पल हैं. डिजीज के एग्जाम्पल हैं चिकन पॉक्स है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, लाइक दैट. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में इंफेक्शियस कॉज करते हैं, ठीक है. फ्लेरेसिस, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है. ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिस लाइक वॉर्म्स के थ्रू कॉज की जाती है, ठीक है. डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज नोन एज कम्युनिकेबल. मीन्स एक इंसान से दूसरे इंसान पर जा रही है तो कम्युनिकेबल. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कॉमन कोल्ड एक इंसान से दूसरे इंसान पे बहुत आसानी से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है. और इस टाइप की जो डिजीज होती हैं वो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, इवन सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, इवन एरिजोल्स के थ्रू ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज की जा सकती है या कॉज होती है, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान. जब आप नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें तो देखो ये ऐसी डिजीज होंगी डेफिनेटली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट जो है कॉज नहीं कर रहे होंगे. इसमें फर्स्ट आ रहा है आपका जेनेटिक डिजीज, ठीक है. कई बार ये डीएनए में एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है. इसके एग्जाम्पल है आपके कैंसर है या फिर आपका साइटिक फाइब्रोसिस है, ठीक है, स्केलल सेल एनीमिया है,
ठीक, लाइफस्टाइल डिजीज, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट डाइट ले रहे हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल सही नहीं है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज हो रही हैं जिसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज कॉज करते हैं, उनमें एग्जाम्पल आता है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज, ओबेसिटी, ये सारे इसी के एग्जाम्पल। ठीक है, इसे देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें किसी इंसान को, किसी ह्यूमन बीइंग को क्या हो रखा है, इन्फेक्शियस डिजीज, दैट इज चिकनपॉक्स। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज की बात करें तो देखिए, जब कोई भी इंसान ड्रग और एल्कोहल कंज्यूम करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो ह्यूमन हेल्थ पे बात करें वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। ठीक है, इन दिनों अगर बात करें तो जो ड्रग अब्यूज हो रहा है वो टीनेजर्स में कॉमनली देखने को मिल रहा है। ठीक है, और कई बार ये जो टीनेजर्स होते हैं ये इसके एडिक्टेड भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है स्मोकिंग एंड एल्कोहल। स्मोकिंग में देखो, आपने देखा भी होगा, जो टोबैको से, चाहे वो सिगरेट की बात करो, चाहे वो इनहेलेशन की बात करो, ठीक है, या फिर कुछ आप डायरेक्टली टोबैको मुंह में रख के च्वी करते हैं, तो इस टाइप की जो कई चीजें हैं वो टोबैको से रिलेटेड जो भी कॉज कर सकती हैं। आप बर्न करके कर रहे हो तो उसको स्मोकिंग बोल रहे हैं। इससे जो टोबैको होता है, टोबैको का जो स्मोक होता है वो आपके हार्ट को और लंग्स को बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करता है। When we talk about alcohol abuse, जो एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन है उसको कहते हैं अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, ये ह्यूमन हेल्थ को कई तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है, इवन फर्टिलिटी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉज। किस तरीके से प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करें, एज यू नो वेरी वेल, हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ मेजर्स कैसे कैसे कर सकते हैं बेटा, किस तरीके से, कि हेल्दी फूड हैबिट्स को डेवलप करना है, मींस आपको न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना है, बैलेंस्ड डाइट लेनी है, जंक फूड नहीं लेना है, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को इनकलकेट करना है आपके डाइट में। ठीक है, और जो खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। जब हेल्थी एंड बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं तो ऐसी डाइट जिसमें बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, इस टाइप की जो डाइट होती है उसको हम हेल्दी बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इसमें आपका फिश मीट हो सकता है, फिशेस हो सकते हैं, बीन्स हो सकती हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, राइस एंड पोटैटोज, स्टार्च, फुल ऑफ स्टार्च, कार्ब्स एंड न्यूट्रिएंट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, हेल्थ मेंटेन करने के लिए फूड के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो जो रिस्क का जो डिजीज का जो खतरा होता है, रिस्क होता है, वो धीरे धीरे अवॉइड हो जाता है। और ऐसा करने से जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन है। क्लियर, मेटाबॉलिज्म मीन्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ योर फूड, ऑफ योर फूड, मतलब किस रेट से आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, उस रेट को हम मेटाबॉलिज्म। अवॉइड ड्रग एंड एल्कोहल यूज, कभी भी ड्रग और एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इससे आपका लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ठीक है, और भी कई टाइप की डिजीज हो सकती है। मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। ठीक है, हमेशा पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, बॉइल्ड वाटर लेना है। ठीक है, कभी भी जो अनकवर्ड फूड है उसको कंज्यूम नहीं करना है। आपके जहां आप रहते हैं वहां के आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन करके रखना है। पेपर वेस्ट वगैरह है जो डिस्पोजेबल है, उनको, जो आपका वेस्ट है उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है, चाहे आपका वो क्लासरूम है, वेदर इट इज योर होम, ऑफिस और एनी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डिजीज स्प्रेड, अगर डिजीज स्प्रेड हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है। डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो एंड कैन बी कंट्रोल बाय अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ मॉस्किटो नेट रिपेलेंट हिट्स। देखिए, अगर आपकी डिजीज मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड हो रही है तो आपको मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह, नेट वगैरह का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रही है तो स्नीजिंग के टाइम पे या कफिंग के टाइम पे आपको टॉवल और फिर हैंकी का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। ठीक है, और जो आपकी फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं,
उनको डेवलप नहीं होने देना, ऐसा एनवायरमेंट जहां पे वो डेवलप हो रही है उनको हटा दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। ये कुछ पॉइंट्स जो रिमेंबर हैं जिसको आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कंप्लीट आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप इनको समझिएगा। ठीक है, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो एक्सप्लेन, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन योर डाउट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।